नमस्कार दोस्तों, 1951 से 1961 के बीच लगभग 4% बिहार की पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई। 1981 में यह संख्या बढ़कर 2.5 मिलियन हो गई। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये संख्या बढ़कर 9.3 मिलियन हो जाती है। तो आज हम कुछ रीजंस के ऊपर बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिहार के माइग्रेशन से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ बिहार से। 1912 तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहता है। जब तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहता है तब तक बिहार के पास बे ऑफ बंगाल का एक्सेस होता है, और जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था ब्रिटिश एम्पायर के लिए। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में बिहार से माइग्रेट करने वालों की संख्या हर 10 साल में मिलियंस में पहुंच जाती है। बिहार का गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड होने के कारण बंगाल प्रेसिडेंसी बिहार को इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड में हेल्प करता था। बिहार नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कि कोल, आयरन और मिनरल्स के मामले में बहुत रिच हुआ करता था। जब तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था तब तक बिहार इन रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूज और ट्रेड कर पा रहा था। 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होता है। बिहार का समुद्री रास्ते से एक्सेस कट जाता है, जिस रास्ते से बिहार उस समय किया करता था अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, और बिहार एक लैंडलॉक्ड एरिया बन के रह जाता है। फिर 1936 में उड़ीसा और सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो जाता है, जिसका बिहार के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज वाला एरिया बिहार से कटकर झारखंड और उड़ीसा में चला जाता है, जिसके कारण बिहार की इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स की कमी होने लगती है, जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि बिहार की ज्यादातर इंडस्ट्रीज झारखंड और उड़ीसा की तरफ मूव करने लगती है। इस कारण से बिहार स्टेट में एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण बिहार के लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए अदर स्टेट की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। नेपाल से जुड़े होने के कारण बिहार का लगभग 73% एरिया फ्लड अफेक्टेड रहता है, जिसमें हर साल 514 लोग मारे जाते हैं। इस कारण से इस एरिया के लोग माइग्रेट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट। ऐसे तो बिहार में जातिवाद आंदोलन बहुत हुए हैं, जैसे कि जनेऊ आंदोलन और दलित आंदोलन, लेकिन बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को बूस्ट 1974 की जेपी आंदोलन से मिलता है, जहां से रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता उभर के सामने आए हैं। इसके बाद से बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ज़्यादा देखने को मिलता है। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि बिहार के 70 साल के पॉलिटिकल करियर में 40 बार सरकार बदली गई है, 23 बार चीफ मिनिस्टर बदले गए हैं। और अगर हम एक चीफ मिनिस्टर का एवरेज स्टेट टाइम निकालें तो ये 1.5 ईयर निकल के आता है। इस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और अनस्टेबल गवर्नमेंट की वजह से बिहार की सरकार और जनता जातिवाद जैसे मुद्दों में फंसी रह जाती है, जिसके कारण बिहार डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मेन प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं दे पाती है। बैड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ल्ड बैंक 1994 के एक रिपोर्ट में बताता है किसी देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना या ना होना किसी देश की सक्सेस और फेलियर के बारे में बताता है। एजुकेशन को किसी भी देश या राज्य का विकास का आधार माना जाता है, क्योंकि एजुकेशन किसी देश के प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता है, किसी के आत्मसम्मान को बढ़ाता है और ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन कैपिटल में बदलता है। और एजुकेशन किसी भी देश के बैकबोन को बिल्ड करने में मदद करता है। बिहार के वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का एक लंबा इतिहास रहा है। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय पढ़ाई के मामले में पूरे दुनिया में फेमस रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होने के बावजूद भी आज बिहार पूरे देश में एजुकेशन के मामले में पिछड़ा राज्य माना जाता है, विद 63.8% लिटरेसी रेट। बिहार की स्कूलिंग सिस्टम पूरे देश की सबसे बड़ी स्कूलिंग सिस्टम में से एक है, जहां सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 में लगभग 19.2 मिलियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। बिहार अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करता है, जो पूरे देश के एवरेज से 2% ज्यादा है। इसके बावजूद भी बिहार एजुकेशन के मामले में पूरे देश में पिछड़ा राज्य है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि बिहार बच्चों को स्कूल की तरफ लाने के लिए मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, मुफ्त साइकिल, मुफ्त किताबें जैसी कई स्कीम्स पर ज्यादा ध्यान देती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि इन स्कीम्स की वजह से ओवरऑल फायदा तो बच्चों का ही हो रहा है। हाँ ठीक है, फायदा तो बच्चों का ही हो रहा है, और ये उन सभी बच्चों के लिए वरदान के समान है जो एजुकेशन के खर्च को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इन स्कीम से नहीं बल्कि इन स्कीम्स को ऑपरेट करने से है। बिहार सरकार इन सभी स्कीम्स को ऑपरेट करने के लिए किसी अन्य कर्मचारी के बजाय टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। इसके अलावा बीपीएल कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी अवेयरनेस, इलेक्शन ड्यूटीज और अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए बिहार सरकार टीचर्स को ड्यूटी पे रखती है, जिसके कारण टीचर्स बच्चों के पढ़ाई पर ज्यादा समय नहीं दे
दे पाती है। इससे भी बुरा हाल तो बिहार के स्कूल्स और टीचर्स की है। बिहार में लगभग 70,238 स्कूल्स हैं, जिनमें 5,75,325 क्लासरूम्स होना चाहिए था, लेकिन पूरे राज्य में मात्र 2,75,325 स्कूल्स हैं। 70,238 स्कूल्स में से 8,500 स्कूल्स तो ऐसी हैं जिनके पास अपनी बिल्डिंग और जमीन ही नहीं है। ये था स्कूल्स की हालत। अब देखते हैं टीचर्स की हालत। 2011 के एक सर्वे के अनुसार बिहार में टोटल 3,49,871 टीचर्स हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि 3,49,871 टीचर्स में से 1,95,281 टीचर्स ऐसे हैं जो टीचर्स बनने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। इसके बावजूद भी वो टीचर्स की पद पे बैठे हुए हैं। इन सभी कारणों की वजह से बिहार में एजुकेशन की हालत बिगड़ता जा रहा है। बिहार में प्रॉब्लम ज्योग्राफी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना व्यू कमेंट बॉक्स में